अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बच्चों उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जेनेटिक्स पे पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 का लेक्चर लिया है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, स्पेशली जो मेंडेलियन जेनेटिक्स थी, वो हमने डिस्कस कर ली थी। तो आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखें, आपके मेंडल के लॉज हम उसमें इंटरप्रिटेशन और बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट से हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला, जिससे हम स्टार्ट लेंगे, दैट इज़ द डोमिनेंस रिलेशन। बच्चों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये 4 तरह के डोमिनेंस रिलेशंस हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे। और डोमिनेंस रिलेशन एक्चुअली होते क्या हैं? डोमिनेंस रिलेशन का आपने बात याद रखनी है कि इसको हम एलीलिक इंटरैक्शन भी कहते हैं। अब एलीलिक इंटरैक्शन का क्या मतलब है? एलीलिक इंटरैक्शन का मतलब है कि एक ही जीन के जो 2 एलील होते हैं, उनका आपस में इंटरैक्शन बनेगा। तो इसका मतलब है, यहाँ याद रखना है कि जो सिंगल जीन है, जीन एक ही होगा और उसके अंदर जो एलील्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिलेगा, क्योंकि आगे चल के हमने एक और फिनोमिना भी देखना है एपिस्टेसिस का। तो एपिस्टेसिस होता है, वो उसमें एक जीन दूसरे जीन पे इफेक्ट डालता है, लेकिन यहाँ एक ही जीन के एलील अपने पार्टनर एलील पे जो इफेक्ट करेंगे, उसको हम डोमिनेंस रिलेशन कहेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के डोमिनेंस रिलेशन है। उसमें एक जो डोमिनेंस रिलेशन है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। कुछ पॉइंट इसके हमने डिस्कस करने हैं विद एग्जांपल। को बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जस्ट एक आध सवाल इसमें से पेपर में आ सकता है। दूसरा जो है, उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। थर्ड जो है, उसको हम को डोमिनेंस कहेंगे। थर्ड इज कॉल्ड द को डोमिनेंस। और एक इसके अंदर फोर्थ पॉइंट भी है, जिसको हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। तो ये 4 पॉइंट जो है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आने हैं। मैं एक एक पॉइंट आपको इसका बता देता हूँ और साथ साथ अपने नोट करते जाना है। देखिए बच्चों, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इसके लिए एक और नाम भी यूज़ होता है। इसको हम पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं। अब दोनों में जितने भी हमने यहाँ पर देखे हैं 4 के 4 पॉइंट, इसमें जैसे मैंने कहा एलीलिक इंटरेक्शन है। और इसमें एक बात याद रखना है कि जो कंप्लीट डोमिनेंस है, ये एक्चुअली एक मेंडेलियन डोमिनेंस है, क्योंकि मेंडल ने खुद से इस फिनोमिना को बताया था। क्योंकि उसका हमने एक लॉ देखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो उसके अंदर एक्चुअली उसने कंप्लीट डोमिनेंस की बात की थी। लेकिन इसके बाद ये जो तीनों के तीनों हैं, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या को डोमिनेंस है या ओवर डोमिनेंस है, इसके लिए आपने याद रखना है कि ये नॉन मेंडेलियन डोमिनेंस है। क्योंकि जब ये रीडिस्कवरी हुई थी मेंडल के वर्क की, तो ये सारी चीज़ें उसके बाद सामने आई थी। तो इसका मतलब है, मेंडल ने खुद जो डोमिनेंस डिस्कस की थी, वो कौन सी डोमिनेंस थी? वो कंप्लीट डोमिनेंस थी। एक तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब हम आ जाते हैं कंप्लीट डोमिनेंस में। इसके अंदर जो 2 अलील होते हैं, इसमें वन अलील, जो एक अलील होता है, दैट शोड और एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ऑन अदर अलील, वो दूसरे अलील पर अपना इफेक्ट जो है वो देता है। और ये जो इफेक्ट होता है, वो कंप्लीट इफेक्ट होता है। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ सिर्फ एक अलील जो होता है, वो एक्सप्रेस होता है। यानी वन अलील एक्सप्रेस, दूसरा अलील जो होगा, यानी जो अदर अलील था ये वाला, दैट अलील इज मास्क्ड। वो अलील जो है वो इफेक्ट नहीं हो, उसका शो नहीं हो पाएगा। तो ये एक कंप्लीट डोमिनेंस, यानी जिसमें एक अलील का इफेक्ट शो होगा। और आप जानते हैं कि जितने भी मेंडेलियन ट्रेड्स थे, जो उसने 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे जो है वो इसी के अंदर आते हैं। जिसमें हमने राउंड और रिंकल के दरमियान क्रॉस करवाया, तो राउंड डोमिनेंट था। येलो और ग्रीन में क्रॉस करवाया, तो येलो डोमिनेंस था सीड कलर के अंदर। पोड कलर के अंदर ग्रीन डोमिनेंस था। इसका मतलब हमने जो 7 के 7 ट्रेड डिस्कस किए थे, उन सब में कंप्लीट डोमिनेंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने याद रख लेना है। और इसके अंदर आपने याद रखना है कि इसमें जो फिनोटिपिक रेशो थी और जीनोटिपिक रेशो थी, वो डिफरेंट थी। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो ऑफ F2, वो क्या थी? वो डिफरेंट थी। आपको पता था और आपने इसमें पढ़ा हुआ है कि जो फिनोटिपिक रेशो होती है F2 की, वो 3:1 थी, और जो जीनोटिपिक रेशो थी, वो 1:2:1 थी। जिसकी वजह से हमें यहाँ पर देयर इज द नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस।
इस जगह पर कंप्लीट डोमिनेंस के लिए टेस्ट क्रॉस की जरूरत होती है, याद रखना है। बाकी तीनों की तीनों डोमिनेंस के लिए टेस्ट क्रॉस की जरूरत नहीं है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है। अब इसमें जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या पार्शियल डोमिनेंस है, ये किसने स्टडी की थी? ये स्टडी की थी कार्ल कॉरन ने। एक तो ये पॉइंट इसमें आपने याद रखना है। और कब स्टडी की थी? अबाउट इन 1902, यानी 1900 में जो मेंडल का वर्क डिस्कवर हुआ था उसके बाद की ये स्टडी है। और इसने स्टडी किस पे की थी? इसने स्टडी जो है वो की थी फोरोक्लॉक प्लांट पे। ठीक है, एक ये पॉइंट इसके अंदर पूछा जा सकता है। और इस प्लांट के अंदर उसने क्या किया था? कौन सा ट्रेट लिया था उसने? फ्लावर कलर का ट्रेट लिया था। एक ये पॉइंट इसके अंदर याद रखना है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नो अलील, कोई भी अलील जो है डज नॉट शो इट्स कंप्लीट इफेक्ट। कोई भी अलील जो है वो अपना इसके अंदर कंप्लीट इफेक्ट शो नहीं कर सकता इस डोमिनेंस के अंदर, जिसकी वजह से जो फिनोटाइप आती है। अब यहां पर तो कंप्लीट डोमिनेंस में क्या था? हमने राउंड रिंकल को करवाया तो राउंड ने शो कर दिया, एक अलील ने अपना इफेक्ट दे दिया, दूसरे का मास्टर हो गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ? कोई भी अलील अपना इफेक्ट कंप्लीट इफेक्ट नहीं देता, जिसकी वजह से, यहां मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट फिनोटाइप अपेयर्ड। इसमें इंटरमीडिएट फिनोटाइप जो है वो अपेयर हो जाती है अगर कोई भी अलील अपना इफेक्ट शो ना करे। और इस केस के अंदर जो इसने कार्ल कॉरन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि जो फ्लावर कलर था उसमें उसने देखा था कि कौन सा कलर है। उसने देखा उसमें दो तरह के कलर हैं। एक उसने कहा रेड कलर है और दूसरा उसने कहा फ्लावर का कलर वाइट है। और जब इसने इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया तो आप यहाँ पर देखें कि अगर तो कंप्लीट डोमिनेंस होता तो कोई एक कलर शो होना था, लेकिन यहाँ पर जो कलर शो हुआ वो कलर कौन सा शो हुआ? वो पिंक कलर शो हुआ। सो पिंक जो है दैट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द वाइट एंड रेड, ये उन दोनों के दरमियान में है। ठीक है। और जब उसने फिर आगे पिंक और पिंक को आपस में क्रॉस कराया तो फिर वाइट भी आगे, रेड भी आगे और पिंक भी आगे, 1:2:1 से। और इस केस के अंदर जो फिनोटिपिक और जिनोटिपिक रेशो सेम होती हैं। फिनोटिपिक रेशो एंड जिनोटिपिक रेशो ऑफ F2 ये सेम है, इनमें फर्क नहीं है। सो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है टेस्ट क्रॉस की। तो ये वाला पॉइंट भी इसमें आ सकता है कि इसमें टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर तो जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि इसमें इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स में वो शो होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें को डोमिनेंस का, मोस्टली स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ज़रा वो आपने गौर से सुन लेना है, कन्फ्यूजन अपनी दूर कर लेनी है कि को डोमिनेंस के अंदर अब यहाँ हमने लिखा था नो लील। ठीक है, अब की पॉइंट देखते जाए। यहाँ हमने लिखा था वन अलील, दो होते हैं एक जीन के, वन अलील नो अलील। अब यहाँ मैं लिखूंगा बोथ अलील, दोनों जो अलील्स हैं दे शोड देयर इफेक्ट, उन्होंने अपना इफेक्ट जो है वो शो कर दिया इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस में दोनों जीन ने अपना इफेक्ट शो कर दिया। सो अगर दोनों जीन अपना इफेक्ट शो कर दें हेट्रोजाइगस में तो वो कोडोमिनेंस बनती है। अब इसमें क्या होता है? इसमें डिस्टिंक्ट फिनोटाइप इज अपेयर्ड। दिस इज द की पॉइंट कि इसके अंदर जो फिनोटाइप आती है वो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप अपेयर हो जाती है। अब डिस्टिंक्ट में और इंटरमीडिएट में क्या फर्क होता है? डिस्टिंक्ट जो होता है वो एक तीसरी तरह की फिनोटाइप आ जाती है, दैट इज नॉट समथिंग बिटवीन टू। अब अगर आप यहां पर देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पिंक कलर अपेयर होता है तो पिंक इज बिटवीन रेड एंड व्हाइट, लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब इन बिटवीन नहीं होता बल्कि एक तीसरी फॉर्म डिस्टिंक्ट, उन दोनों से मुख्तलिफ। अब यहां पर जो एग्जांपल है वो ब्लड ग्रुप सिस्टम है। लाइक मैं एबीओ ब्लड ग्रुप में एग्जांपल ले सकता हूं यहां पर, या एमएन ब्लड ग्रुप, ये भी एग्जांपल यहां पे आ सकती है। एबीओ में जो ए एंड बी टाइप ब्लड ग्रुप है वो कोडोमिनेंस की एग्जांपल है। अब मसलन क्या होता है कि अगर मैं यहां पर इसमें एग्जांपल आपको दूं कि मैं कहता हूं एक पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो एम है, दूसरे पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो एन है, तो जो एम ब्लड ग्रुप है उसकी जीनोटाइप अगर मैं लिखता हूं एल एम,
और एन ब्लड ग्रुप की जीनोटाइप लिखता हूँ एल एन। गैमेट्स बनेंगे इसमें से सारे के सारे एल एम वाले, यहाँ से जो गैमेट्स बनेंगे सारे के सारे एल एन वाले। अब जब इसको क्रॉस करवाया जाएगा तो आगे जो करैक्टर आएगी वो आ जाएगा एम एन, एल एम एल एन, और यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है दैट इज एम एन। अब जो एम एन है ये एम और एन के दरमियान नहीं है, क्योंकि एम और एन के दरमियान तो कुछ भी नहीं है, एम है और एन है। ये एक तीसरी फॉर्म आ गई विच इज द एम एन ब्लड ग्रुप। तो दिस इज द कोडोमिनेंस बिकॉज बोथ ऑफ द अलील, अब ये अलील और ये अलील इन दोनों ने अपना इफेक्ट दे दिया और तीसरी तरह की ब्लड ग्रुप बन गया। अब फॉर एग्जांपल एक और मैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप एग्जांपल देता हूँ। आप जानते हैं कि ए और बी जो ब्लड ग्रुप है अगर इनके दरमियान क्रॉस होता है तो ए ब्लड ग्रुप जो है इसके अंदर मैं कहता हूँ आई ए जीनोटाइप है, ये ले लेता हूँ। आगे चल के देखेंगे इसमें हेटेरोजाइगस भी होती है, लेकिन मैं यहाँ जस्ट यहाँ आपको बताने के लिए इधर आई बी ले ली। गैमेट्स बने यहाँ पर आई ए के गैमेट्स बने सारे, और इधर जो है वो आई बी के गैमेट्स बने सारे, और जब इनका आपस में क्रॉस हुआ ये बन गया आई ए आई बी। तो ये वाला जो ब्लड ग्रुप है ये बन गया ए बी। तो ए बी जो है ये भी एक ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, बी भी ब्लड ग्रुप है और ए बी भी एक ब्लड ग्रुप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो ए और बी के दरमियान में नहीं है बल्कि एक तीसरी फॉर्म। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि डिस्टिंक्ट फॉर्म और इंटरमीडिएट फॉर्म के अंदर क्या फर्क होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने यहाँ पर याद रखना है। चौथी तरह का जो डोमिनेंस है ओवर डोमिनेंस है, थोड़ा सा इसके बारे में जस्ट आपने याद रख लेना है। बाकी मेनली क्वेश्चन तो ये तीन डोमिनेंस में से ही आता है। ओवर डोमिनेंस में ये होता है कि इसके अंदर जो हेट्रोजाइगस होता है कोई भी किसी भी ट्रेट का, हेट्रोजाइगस एक्सीड इन क्वांटिटी, ये ओवर डोमिनेंस के अंदर आता है। ठीक है, अब यानी उसके अंदर कुछ फीचर जो है वो ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं एज कम्पेयर टू द होमोजाइगस। वैसे तो हम जानते हैं होमोजाइगस होता है वो प्योर होता है, लेकिन हेट्रोजाइगस में कुछ करेक्टर्स ज्यादा आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वो है लाइक रेड आई कलर इन ड्रोसोफिला। अब ड्रोसोफिला के अंदर जो रेड आई कलर है वो दो फॉर्म में अपेयर होता है। वो होमोजाइगस में भी अपेयर होता है और वो हेट्रोजाइगस जो होता है उसमें भी अपेयर हो सकता है, बिकॉज सर डोमिनेंट तो डोमिनेंट होमो में भी शो होता है, हेट्रो में शो होता है। लेकिन जब यहाँ पर फर्दर देखा गया कि जो हेट्रोजाइगस है उसमें जो रेड डाइड है देयर आर मोर फ्लोरेसेंट पिगमेंट एज कंपेयर टू द होमोजाइगस कंडीशन। तो ये ओवर डोमिनेंस के अंदर आ जाता है कि वो हेट्रोजाइगस के अंदर उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी किसी एक करैक्टर की एज कंपेयर टू द होमोजाइगस। तो ये वाला पॉइंट आपने यहाँ पे रखना है, और इसकी एग्जांपल जो है वो भी आई कलर रेड डाइड कलर इन द ड्रोसोफिला इसमें आएगा। अब यहाँ दो तीन पॉइंट जो याद रखने देखें, ओवर डोमिनेंस जो होती है इसके लिए भी हम जानते हैं कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो सेम आती हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि इन केस क्वेश्चन आ जाए। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशो जो हैं वो सेम हैं और इसके अंदर भी टेस्ट क्रॉस की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस। एंड सेम विद द ओवर डोमिनेंस एज वेल, ओवर डोमिनेंस के अंदर भी नो नीड ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस जो होगा उसकी जो ज़रूरत है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर आती है। तो ये वाले जो डोमिनेंस रिलेशन है इनको आपने अच्छे से जो है वो लर्न कर लेना है। उसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से मस्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाना है, वो मल्टीपल अलील्स हैं और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो टॉपिक हमारे पास है मल्टीपल अलीलिज्म या मल्टीपल अलील्स के बारे में हम बात करेंगे, और साथ हम डिस्कस करेंगे इसी की एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो बच्चों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जिस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ हम इसमें जो बेसिक पॉइंट है उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों याद रखना है कि अगर मैं नॉर्मली बात करता हूँ तो एक जीन जो होता है उसके दो अलील होते हैं, वन जीन हैविंग टू अलील। लेकिन इन स्पेसिफिक कंडीशन मल्टीपल अलील हम कहते हैं जब एक जीन के दो से ज्यादा अलील होते हैं, मोर देन टू अलील। अब वो दो से ज्यादा कितने हैं, जैसे हमने ब्लड ग्रुप में डिस्कस करना है। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसके अंदर
3 अलील्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो साहब ज़रा 2 से ज़्यादा हैं तो ये मल्टीपल अलीलिज़्म आ जाएगा। सम टाइम कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें एक जीन के 3 अलील्स होते हैं। अब ये अलील्स कैसे बनते हैं? अलील्स म्यूटेशन से बनते हैं। आगे मैं आपको बताऊँगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कि किस तरह से डिफरेंट अलील्स हैं वो बन रहे हैं। सबसे पहले हम अब एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें तो इसको इसकी डिस्कवरी पे आ जाते हैं। तो 1901 में साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर, जिसने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया और इसने एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में ये कहा कि इसके अंदर 4 फिनोटाइप्स हैं। तो अब ये 4 फिनोटाइप्स जो है वो कौन-कौन सी हैं? इसमें 4 फिनोटाइप्स हैं और 4 फिनोटाइप्स कौन-कौन सी हैं? फिनोटाइप में एक ए होगी, एक बी मिलेगी, एक एबी मिलेगी और एक ओ मिलेगी। उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद 1925 में साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना है, बर्नस्टेन। अब इसने जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया। जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब हम इस पे बात कर लेंगे। फिनोटाइप का तो हमें पता चल गया कि कितनी फिनोटाइप है, 4 फिनोटाइप है। अब हम जीनोटाइप्स पे भी बात करेंगे, मुख्तलिफ एलील्स पे भी बात करेंगे। तो इसमें उन्होंने बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो होता है उसके लिए जो जीन है वो जीन आई है। अब जो आई जीन है, आई स्टैंड्स फॉर आइसोहीम अग्लूटिनोजिन। एक तो आपने ये याद रख लेना है। दूसरा जो जीन आई है, इसको हम कहते हैं दिस इज द पोलीमॉर्फिक जीन। ये भी एक पॉइंट याद रखना है क्योंकि इसमें डिफरेंट आगे हमें वैरायटी मिलेगी। पोलीमॉर्फिक जीन, और ये जीन जो पॉलीमॉर्फिक जीन आई है, ये कौन से नंबर क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ चीज़ें, एक तो जीन आई स्टैंड्स फॉर ये आ गया, कौन से नंबर क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, दिस इज द पॉलीमॉर्फिक जीन। अब पॉलीमॉर्फिक जीन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप जीन आई को देखते हैं तो जीन आई के अंदर डिफरेंट जो अलील्स हैं वो कैसे बनते हैं? वो साफ है, जैसे मैंने कहा कि ऑल्टर्ड फॉर्म ऑफ जीन जो है उसको हम अलील कहते हैं। तो आई के अंदर जो डिफरेंट अलील्स हैं, जो कि 3 अलील हैं, उसमें एक है आई ए, एक है आई बी और एक है स्मॉल आई। तो ये 3 जो हैं ये अलील्स हैं ऑफ जीन आई। तो ये एक तो आपने बात याद रख ली। अब इन अलील्स को हमने यूज़ करते हुए हमने इनसे इसकी जीनोटाइप बनानी है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि जब क्वेश्चन आना है कि मदर का ब्लड ग्रुप ये है, फादर का ब्लड ग्रुप ये है, बच्चों में बताएं इस ब्लड ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो आपने इन जीनोटाइप को यूज़ करना है, जो कि आगे हम बताएंगे और उसकी बेस पर ही क्रॉस करवा सकेंगे। जब तक आपने वो जीनोटाइप लर्न ना की और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना की तो सवाल सही नहीं होना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं अभी इस पे डिस्कस करता हूँ। देखिए बच्चों, एक टेबल बना देता हूँ और वहाँ हम ये सारी चीज़ें साथ-साथ, आप ये समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आ सकता है और इस टेबल में ही हम सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो जीन जो है वो कौन से हैं, अलील कौन से हैं, क्या-क्या चीज़ें जो है इसके अंदर मॉर्फोलॉजीज़ क्या हैं। तो मैं यहाँ पर पहला जो कॉलम बनाऊँगा वो तो मैं बनाऊँगा ब्लड ग्रुप्स का, कि ब्लड ग्रुप्स कौन-कौन से हैं, उसकी फिनोटाइप क्या-क्या है। उसके बाद आपने इन ब्लड ग्रुप्स जो है इसमें इसका देखना है कि एंटीजन कौन-सा है, और एंटीजन जो होता है दैट इज़ ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन की बेस पर हम ब्लड ग्रुप देखते हैं। तो एक ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा हमने देखनी है इनकी पॉसिबल जीनोटाइप्स कौन-कौन सी हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके अंदर, कि जीनोटाइप बताएँ। उसके बाद इसमें कौन-सी एंटीबॉडीज़ जो है वो स्टिमुलेट हो सकती हैं, वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। एक पॉइंट हम देखेंगे कि ये वाला ब्लड ग्रुप जो है वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन-कौन से ब्लड से ये रिसीव कर सकता है ग्रुप से। तो ये आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे लर्न करनी है। बच्चों देखें, यहाँ पर मैं ब्लड ग्रुप 4 तरह के लिखूँगा। ए है, फिर बी है, फिर AB है और O। ये 4 फिनोटाइप हैं, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कौन-कौन सी फिनोटाइप इसके अंदर 4 जो है वो हमारे पास फिनोटाइप ये वाला। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और यही 4 तरह के जो है वो ब्लड ग्रुप्स हैं। अब इन चारों ब्लड ग्रुप्स पे हम ये चीज़ें सारी डिस्कस करते हैं जो ऊपर मैंने आपको बता दी हैं।
और ये अगर आप लर्न कर लें तो आपका एक सवाल यहाँ से निकल जाएगा। अगर ब्लड ग्रुप ए है, तो किस वजह से हमने इसको आइडेंटिफ़ाई किया कि ये ए है? क्योंकि रेड ब्लड सेल की सरफेस पर जो एंटीजन है वो ए प्रेज़ेंट है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब एंटीजन कौन-सा है? बी है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब है दोनों एंटीजन, ए और बी एंटीजन वहाँ पे प्रेज़ेंट है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब है वहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन एक्चुअली क्या होते हैं? दीज़ आर एक्चुअली द बायोलॉजिकल मार्कर्स। ये हम मार्कर्स कहते हैं, बायोमार्कर्स कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये ब्लड ग्रुप इसके अंदर है। अब जीनोटाइप क्या है? बच्चों याद रखना है कि जो ए ब्लड ग्रुप है, इसकी एक जीनोटाइप ये होता है कि ये होमोज़ाइगस में एक्सिस्ट करता है। मैंने कहा था जीनोटाइप हमने एलील्स को यूज़ करके लिखना है और 2 एलील को लिखेंगे एक के लिए तो फिर उसकी जीनोटाइप कंप्लीट होगी। तो आई कैपिटल ए, आई कैपिटल ए ये भी इसकी जीनोटाइप है और आई कैपिटल ए, स्मॉल आई भी इसकी जीनोटाइप है। तो ये दोनों जीनोटाइप ए के लिए है। बी के लिए हम लिखेंगे तो आई बी और आई बी स्मॉल आई ये इसकी जीनोटाइप बन गए। तो यहाँ पर आप देखें कि ए और बी ब्लड ग्रुप में कॉमन ये चीज़ है कि ये होमोज़ाइगस में भी एक्सिस्ट करेगा और हेटेरोज़ाइगस में भी होगा। तो कौन-सा ब्लड ग्रुप होमोज़ाइगस में भी हो सकता है, हेटेरोज़ाइगस में भी एक्सिस्ट करता है? तो आपने बताया ए और बी दोनों, इन दोनों कंडीशन में होते हैं। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ए बी है, उसकी जीनोटाइप जो है वो है IA IB। तो ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हेटेरोज़ाइगस में ही आएगा। ये ए बी है और ओ जो है उसकी ब्लड ग्रुप जो है वो अगर हम सॉरी जीनोटाइप देखते हैं तो है स्मॉल आई। इसका मतलब है कि ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में ही होगा और रिसेसिव में है क्योंकि स्मॉल मैंने लिखा है। तो ये जो ए है वो होमो में भी हो सकता है, हेटेरो में भी हो सकता है। तो ये भी होमो में भी हो सकता है और हेटेरो में भी हो सकता है। इस तरह के सवाल आने हैं। तो जब अब इन केस ए और बी ब्लड ग्रुप अब उसका क्रॉस कराते हैं तो बच्चों दोनों पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करनी है हमने। मैं कुछ एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ पे करवाऊँगा। अब आ जाते हैं एंटीबॉडीज़ पे। अगर ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, तो एंटीबॉडीज़ जो स्टिम्युलेट होंगी इसके अंदर वो बी होंगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडीज़ ए स्टिम्युलेट होगी। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है और दोनों एंटीजन प्रेज़ेंट हैं, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडीज़ जो है वो स्टिम्युलेट नहीं होगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान और ओ के अंदर एंटीबॉडीज़ ए और बी दोनों की दोनों स्टिम्युलेट हो सकती हैं क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। ए ब्लड ग्रुप किस-किस को दिया जा सकता है? डोनेट ये किसको कर सकता है? ए जो है वो ए को भी डोनेट कर सकता है और ए बी को भी डोनेट कर सकता है। बी बी को भी डोनेट हो सकता है और ए बी को भी डोनेट हो सकता है। ए बी जो है वो सिर्फ़ ए बी को दे सकता है। ओ जो है वो ए को भी दिया जा सकता है, बी को भी दिया जा सकता है, ए बी को भी लग सकता है और ओ को भी लग सकता है। रिसीव ए किससे कर सकता है? ए से और ओ से रिसीव कर सकता है, बी से और ओ से रिसीव कर सकता है। ए बी जो है वो ए से भी रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर सकता है, ए बी से भी रिसीव कर सकता है और ओ से भी रिसीव कर सकता है, क्योंकि ओ में तो कोई एंटीजन नहीं है। और ओ जो रिसीव कर सकता है वो सिर्फ़ ओ से रिसीव कर सकता है। तो यहाँ अब 1-2 पॉइंट और जो इसमें आ जाएँगे कि जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है, क्योंकि ये रिसीव सबसे कर सकता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ये इस पे बात आ जाएगी। आगे पॉज़िटिव नेगेटिव पे जाके थोड़ा-सा मज़ीद इसको मॉडिफ़ाई कर देंगे। बहरहाल अभी तक हम इसको लिखेंगे कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब जो ओ है ये तमाम ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊँगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। अब इसके बाद कुछ 1-2 पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो ब्लड ग्रुप्स के एलील्स होते हैं वो कब अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट मैं 1-2 लिख रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से देख लेना इन केस क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है। तो हम ये देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप एलील्स हैं, दे स्टार्ट देयर एक्सप्रेशन एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस यानी ये अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से अपना एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं एंड कीप ऑन एक्सप्रेसिंग और ये एक्सप्रेस होते रहते हैं टिल डेथ। तो इस वजह से जब एक दफ़ा ब्लड ग्रुप जो है वो बन जाता है किसी का तो फिर चेंज नहीं होता। ब्लड ग्रुप नेवर चेंज। तो ये पॉइंट भी आपने इसके अंदर याद रखना है। इसके अलावा एक और पॉइंट ये याद रखना है कि जो एंटी ए एंटीबॉडीज़ और इसके अलावा एंटी
बी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो अपीयर हो जाती हैं ब्लड के अंदर फर्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी कुछ ही महीनों में, आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद कुछ ही महीनों के अंदर वो ब्लड के अंदर अपीयर हो जाती हैं और वो नेचुरली अकरिंग एंटीबॉडीज, एंटी बी और एंटी ए एंटीबॉडीज ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो याद रखना है कि जो बर्थ के कुछ मंथ्स के बाद ये अपीयर हो जाती हैं ब्लड के अंदर। तो ये दो चीजें जो है वो आपने यहाँ पर मस्ट प्रिपेयर करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे, छोटा सा पॉइंट है ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल्स पे, कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उनमें किस चीज़ों का जो है वो देखना पड़ता है और किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम जानते हैं कि अगर तो सेम ब्लड ग्रुप है, अगर हम ब्लड ग्रुप जो है वो देखते सेम है, तो उसके लिए हम फिर क्रॉस मैचिंग कर लेते हैं, यानी दोनों का जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकाल के मिक्स कर लेते हैं और अगर वहाँ कोई क्लम्प ना बने, या मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ नो अग्लूटिनेशन, यानी कोई क्लम्प नहीं बन रहे, तो इट मीन्स दैट कि दिस इज़ द सेफ ट्रांसफ्यूजन। तो यानी ये जो ट्रांसफ्यूजन है, ये सेफ ट्रांसफ्यूजन है क्योंकि इसके अंदर कोई क्लम्प नहीं बने। बट इन केस अगर डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं, तो जब डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं, तो इसमें जो एंटीजन होता है डोनर का, क्योंकि इनकम्पैटिबल है, एंटीजन ऑफ डोनर दैट रिएक्ट्स विद, और वो रिएक्ट करेगा एंटी बॉडीज ऑफ रेसिपिएंट। तो जो रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज होती हैं, इसको हम अग्लूटिनन्स भी कहते हैं। अब ये इनका अब जब रिएक्शन होगा, तो इनके रिएक्शन के रिजल्ट में यहाँ याद रखना है कि यहाँ पर रिएक्शन हुआ, डोनर और रेसिपिएंट के जो एंटीजन और एंटीबॉडीज हैं, इनसे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके क्लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, और जब उनके क्लम्प्स बन जाएंगे तो हम अग्लूटिनेशन कहते हैं। तो इसका मतलब है इन दिस केस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है दैट इज नॉट सेफ, ये सेफ नहीं है। अगर एग्लूटिनेशन हो जाती है तो इसका मतलब है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ नहीं। तो ये जो फिनोमेना होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, तो इसके लिए जो क्रॉस मैचिंग होता है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन केस अगर ब्लड ग्रुप जो है वो आपने चेक भी करवा लिया दो पर्सन ने कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, तब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करते, पहले क्रॉस मैचिंग करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स हैं ब्लड ग्रुप्स की। तो अब जब क्रॉस मैचिंग हो जाती है, इसका मतलब वो देखते हैं कि कोई क्लम्पिंग नहीं हुई, तो उसके बाद सेफ ट्रांसफ्यूजन हो सकती है। बच्चों मैं आपको एक दो सवाल कर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली जो प्रॉब्लम आती है वो किस तरह से आती है, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इन केस आ गया, और उसमें इन्होंने बताया कि जो फादर है वो ब्लड ग्रुप ए बी है, और जो मदर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है। तो बताएं जो चाइल्ड है उसका ब्लड ग्रुप ओ हो तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि उसका ब्लड ग्रुप ओ हो। अब अगर इस तरह का सवाल पेपर के अंदर आ जाए, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने दोनों ब्लड ग्रुप देख लिए, आपको मिल गया, आपने इनके जीनोटाइप पे चले जाना है। बच्चों देखें ए बी और ओ के दरमियान आपने क्रॉस कराना है, बच्चों के अंदर देखना है कि ओ आने की पॉसिबिलिटी कितनी है। तो ए बी के जब आपने जीनोटाइप लिखनी है तो इसके अंदर एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो आई ए आई बी होगी, और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर भी एक ही पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। हाँ, अगर दूसरी पॉसिबिलिटी भी होती जैसे ए और बी में है, तो हमें सारे ही ट्राई करनी है, उसके बाद उसका आंसर करना है। अब ये आपके सामने आ गया, इसका क्रॉस बनेगा। अब यहाँ बनेंगे गैमेट्स, बिल्कुल जैसे हमने मेंडल में क्रॉसिंग करवाई। तो यहाँ एक गैमेट आई ए वाला बनेगा, यहाँ एक गैमेट जो है वो आई बी वाला बनेगा, दो तरह के गैमेट बनेंगे। क्रॉस कराएंगे ये वाले, अब यहाँ जितने भी गैमेट्स बनेंगे वो सारे स्मॉल आई वाले बनने, चाहे दो लिख लें एक लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप इसकी रैंडम फर्टाइजेशन करवाएंगे, यानी इसको इसके साथ फर्टिलाइज करवाएंगे, तो ये बनेगा आई ए स्मॉल आई, और अब इसको इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, ये बनेगा आई बी और स्मॉल आई। तो आप बताएं ज़रा जीनोटाइप को देख के कि ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये ए है, ये वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये बी है। तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर ओ ब्लड ग्रुप आने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़ीरो है। तो कौन से ब्लड ग्रुप की कितनी पॉसिबिलिटी है, तो आपके सामने है, या तो ब्लड ग्रुप ए हो सकता है या बी हो सकता है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसका मतलब है कि 50% पॉसिबिलिटी ये है, 50% पॉसिबिलिटी ये है। अब अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है ए बी और मदर का जो ब्लड ग्रुप है ओ,
किसी बच्चे में इन दोनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होगा। यानी हालाँकि मोस्टली ऐसा होता है कि फादर-मदर के साथ ब्लड ग्रुप मैच कर रहा होता है, बट इन दिस कंडीशन तो यहाँ फिर स्टूडेंट्स थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि उन्होंने कहा जी फादर में ए-बी है, मदर में ओ है, तो बताएँ जो है बच्चों में ए-बी और ओ के आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? इन दोनों की पॉसिबिलिटी 0 है, ठीक है? ए की और बी की बस यही पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह के सवाल पेपर के अंदर आ जाते हैं बच्चों, इसको भी आपने याद रखना है। फिर इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ कि जी अब मैं कुछ पॉसिबिलिटी ज़्यादा कैसे ट्राई करनी? मैं कहता हूँ कि एक फादर है उसमें ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है। तो अब बताएँ कि बच्चे के अंदर ओ ब्लड ग्रुप आने की परसेंटेज क्या होगी? अब इन दोनों के अंदर 2-2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? अब देखें ज़रा, अगर मैं ए को ले लूँगा, तो ए के लिए मेरे पास जो जीनोटाइप बनेगी, वो जीनोटाइप IA भी हो सकती है, हम ऑलरेडी जीनोटाइप पढ़ चुके हैं, और IA और स्मॉल आई भी हो सकती है। इसके लिए जो है वो IB भी हो सकती है और IB और स्मॉल आई भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटी अब हमने ट्राई करनी है। पहले आपने क्या करना है, आपने पहले इनको आपस में ट्राई कर लेना है। लाइक दिस। अगर हम इनको ट्राई करते हैं, तो देखिए ये बड़ा आसान है कि इसके अंदर गैमेट्स कौन से बनेंगे? इसमें सारे के सारे गैमेट्स क्या बनेंगे? IA वाले बनेंगे। इसमें कौन से गैमेट्स बनेंगे? इसमें सारे के सारे गैमेट्स हैं वो IB वाले बनेंगे। तो जब इनका हम क्रॉस कराएँगे, ये आ जाएगा IA, IB, तो इसका मतलब है कि AB ब्लड ग्रुप आ सकता है। ठीक हो गया? अब अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को, ये वाली पॉसिबिलिटी जो है, सॉरी 1 मिनट ज़रा देखें। ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, इसको मैं अगर इसके साथ क्रॉस करवा लूँ, इसके साथ, यानी ये दोनों को क्रॉस करवा लूँ, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर गैमेट्स जो हैं ये 2 तरह के बनेंगे, ये भी गैमेट बनेगा, ये भी बनेगा। तो अगर मैं इसको इसके साथ क्रॉस कराता हूँ, उधर तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा, तो ये बन जाएगा IA, IB, तो इसका मतलब है AB ब्लड ग्रुप आ गया, ओके? और अगर मैं इसको इसके साथ क्रॉस करवाता हूँ, इसके साथ, तो ये आ जाएगा IB स्मॉल आई, इसका मतलब इसके अंदर B आ गया, B ब्लड ग्रुप भी बन गया, ठीक हो गया। अब हम जो पॉसिबिलिटी है, सारी पॉसिबिलिटी जैसे मैंने कहा है कि ट्राई करनी। अब अगर मैं ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी ट्राई कर लूँ, यानी मैं देखता हूँ कि दोनों हेटेरोज़ाइगस ले लेता हूँ। ये भी हेटेरोज़ाइगस ले लिया और ये भी हेटेरोज़ाइगस ले लिया। तो अब ये गैमेट भी यही बनेंगे, चारों के चारों गैमेट बनेंगे। इसको इसके साथ फर्टिलाइज़ कराएँगे, IA, IB बन जाएगा, फिर इसकी फर्टिलाइज़ेशन इसके साथ होगी, तो ये बन जाएगा IA स्मॉल आई, फिर इसको इसके साथ कराऊँगा, तो ये बन जाएगा IB स्मॉल आई, और अगर मैं इसको इसके साथ कराऊँगा, ये बन जाएगा स्मॉल आई। तो ये कौन-सा ब्लड ग्रुप बन गया? AB, ये कौन-सा ब्लड ग्रुप बन गया? ये A, ये बन गया B, और ये बन गया O। तो यहाँ जो O की पॉसिबिलिटी है, वो कितनी आ गई है? 25%। यहाँ B की भी 25% है, A की भी 25% है और AB की भी 25% है। तो इसका मतलब है कि बच्चों के अंदर O आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सिर्फ़ उसी सूरत में आएगा व्हेन बोथ आर हेटेरोज़ाइगस, जब दोनों हेटेरोज़ाइगस हैं। तो पॉसिबिलिटी जो O की है वो 25% है, और यही इसके अंदर जो है वो आंसर है। लेकिन यहाँ पर अब देखें सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई करनी पड़ी हैं। लेकिन सम टाइम वो अगर ये बता दे कि मेल और फीमेल या मदर और फादर दोनों के दोनों हेटेरोज़ाइगस हैं, ए और बी हैं, तो फिर सिर्फ़ यही पॉसिबिलिटी हमने ट्राई करनी है। तो मोस्टली ऐसे आता है। लेकिन अगर ऐसा ना पूछे, जनरली पूछे, तो फिर सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ट्राई करनी है। तो बच्चों इस तरह के सवाल पेपर में आ जाते हैं। आपने प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन्स की, ताकि ये वाला सवाल इस तरह का गलत ना हो। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉसिबल है सही होना जब आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बच्चों इसके बाद आप जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉज़िटिव या नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब हम इसी पे बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप पॉज़िटिव और नेगेटिव किस तरह से होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और सिस्टम है, इसको हम RH ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद जो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने, ये साइंटिस्ट का नाम जो है वो याद रखना है, इससे पहले भी आप जानते हैं नाम आ चुका है। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1930s में जो है वो इसका RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंटीजन है यहाँ पर RH एंटीजन होता है, और ये एंटीजन भी उसी तरह से रेड ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जैसे हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में देखे थे, तो ये भी यहाँ पर RH ब्लड ग्रुप सिस्टम भी रेड ब्लड सेल के साथ लिंक करता है। अब RH स्टैंड्स फॉर, तो फर्स्ट टाइम जब इसको ऑब्जर्व किया गया था, तो इसको रहीसस मंकी में देखा गया था, तो उसी बेस पर इसका नाम RH रखा गया। RH स्टैंड्स फॉर rhesus, तो rhesus मंकी जो है, जिनके अंदर ये ब्लड ग्रुप फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। अब ये जो रेड ब्लड सेल की सरफेस पर एंटीजन है, अगर तो ये एंटीजन रेड ब्लड सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होगा, तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। और अगर ये
एब्सेंट है सरफेस पर रेड ब्लड सेल्स की, तो इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा हम आ जाते हैं कि कौन से जीन जो हैं वो इसको कोड करते हैं। तो यहाँ पर जीन्स जो हैं इसमें सी, डी एंड ई 3 जीन होते हैं, और ये 3 जीन जो होते हैं ये प्रेज़ेंट होते हैं क्रोमोसोम पे 2 टाइटली लिंक्ड जीन लोसाई पे। यानी जीन लोकस जो है यहाँ पर 2 लोकस होते हैं जहाँ पर ये 3 जीन प्रेज़ेंट होते हैं। अब उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि जो जीन डी है, वो एक जीन लोकस पे प्रेज़ेंट होता है क्रोमोसोम के ऊपर, एक पर तो डी जीन जो है वो प्रेज़ेंट होता है, और जो सी और ई होते हैं, ये अदर जीन लोकस पे प्रेज़ेंट होते हैं और जो कि अल्टरनेटिवली प्रेज़ेंट होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि किस तरह से इनकी जो लिंक्ड जो 2 टाइटली लिंक्ड जीन लोसाई हैं, वहाँ पर ये प्रेज़ेंट होते हैं। तो एक तो ये इसमें इम्पोर्टेंट है। फिर इसके अंदर जो जीन डी है, इसकी इसके अंदर प्राइम इम्पोर्टेंस है। तो इसी बेस पर हम इसको आगे लेके चलेंगे और इसकी जीनोटाइप को देखेंगे। अब इसकी इसमें प्राइम इम्पोर्टेंस है, जो कि जीन डी है। अब ये जीन डी के जो अलील हैं, वो किस तरह से प्रेज़ेंट होंगे कि ब्लड ग्रुप पॉज़िटिव और नेगेटिव बनेगा। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने ऊपर लिखा है कि अगर तो RH एंटीजन प्रेज़ेंट है, तो ब्लड ग्रुप उसमें पॉज़िटिव होगा। तो अगर ब्लड ग्रुप पॉज़िटिव है, तो जो अपीयरेंस होगी अलील की, वो कैपिटल डी में भी हो सकती है और कैपिटल डी स्मॉल डी में हो सकती है। तो दोनों केसेस के अंदर पॉजिटिव होगा। जैसे हमने देखा था कि जो भी जीनोटाइप होता है या अलील की जो प्रेजेंस होती है वो डिफरेंट वे में हो सकती है, वो होमोजाइगस भी हो सकती है, हेटेरोजाइगस भी हो सकती है। प्रेजेंट जो होगा, जो आरएच रेड ब्लड सेल की सरफेस पर, वो होमो में भी हो सकता है, हेटेरो में भी हो सकता है। लेकिन अगर वो नहीं प्रेजेंट और नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि जो अलील है वो स्मॉल डी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपने इसकी जीनोटाइप भी याद रख लेनी है। अब एक ये और जीनोटाइप आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि अब मैं ब्लड ग्रुप कहता हूँ ए बी पॉजिटिव। तो जब मैं ए बी पॉजिटिव की जीनोटाइप अगर लिखूंगा, तो अब कंप्लीट जीनोटाइप इसमें कैसे लिखी जाएगी, और पॉसिबिलिटी भी सारी ट्राई करनी है। ए बी के लिए हम इससे पहले लिखा कि आई ए आई बी, ये तो हो गया ए बी। अगर इसको पॉजिटिव लिखना है, तो ये हमें यहाँ पर कैपिटल डी भी लगाना पड़ेगा। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आई ए आई बी के साथ आप कैपिटल डी स्मॉल डी भी लिखेंगे। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, क्योंकि पॉज़िटिव जो होगा उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है जीनोटाइप। तो ये इस तरह से पूरी जीनोटाइप कैसे लिखनी। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ओ नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव जो है, तो नेगेटिव इसका मतलब है इसके अंदर RH एंटीजन भी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और RH एंटीजन भी नहीं है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। तो इसकी जीनोटाइप आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे स्मॉल आई जो कि ओ बना देगी, और साथ लिखेंगे स्मॉल डी। तो ये इसके अंदर इसकी जीनोटाइप लिखी जाए। अब इससे पहले बच्चों हमने कहा था कि ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है। तो अब अगर मज़ीद उसको स्पेसिफ़ाई कर दूँ, तो आपने याद रखना है कि ए बी पॉज़िटिव जो होगा, वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा। क्योंकि आप देखें, रिसिपिएंट वो होगा जिसमें सारे ही एंटीजन होंगे। अब इसके अंदर एंटीजन ए भी है, अब यहाँ लिख दूँ, ऑलरेडी हम एंटीजन इसमें देख चुके हैं। तो ए बी पॉज़िटिव के अंदर एंटीजन ए भी हो गया, एंटीजन बी भी हो गया और RH एंटीजन भी हो गया। अब इसके अलावा तो कोई एंटीजन नहीं बचा। इसमें सारे एंटीजन प्रेजेंट है। इसका मतलब है किसी भी ब्लड ग्रुप के साथ मैच कर सकता है। कोई भी बाहर से ब्लड ग्रुप आएगा, उसमें कोई भी एंटीजन इन 3 में से कोई एक होगा या कोई 2 होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। अब यूनिवर्सल डोनर ओ तो है ही, लेकिन ओ पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर आ जाए, तो आप बताएँगे कि नेगेटिव जो होगा वो यूनिवर्सल डोनर होगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो जब हम किसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल हमने देखे थे कि जो भी ब्लड ग्रुप अंदर जाएगा, उसका एंटीजन अंदर जाके एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर किसी में एंटीजन ही नहीं है, तो इसका मतलब है रिएक्शन नहीं होगा, तो यूनिवर्सल डोनर जो होगा वो ओ नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट भी आपने इसमें याद रखना है। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ एक चीज़ मैं और यहाँ पे लिख दूँ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन उसमें से भी पेपर के अंदर आ सकता है, कि देखिए हमने कहा कि ब्लड ग्रुप के लिए मैं लिखता हूँ कि ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसका जो ब्लड ग्रुप है, उसमें बताएं कितने अलील होंगे एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए। तो हम कहेंगे कि उसके अंदर लाइक 3 अलील होंगे। आई ए है,
आई बी है या स्मॉल आई है, ये 3 एलील जैसे कि हमने पढ़ा, जिस वजह से हमने इसको मल्टीपल एलील लिखा है। फिर अगर पॉजिटिव है तो फिर साफ ज़रा आरएचबी होगा। लेकिन अगर यही हम कहें कि ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल, अगर एक किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप आप देखेंगे तो उसके अंदर अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम कितने अलील होंगे, तो आपका आंसर होगा मैक्सिमम 2 होंगे, उसमें 3 नहीं हो सकते। पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो सारे ब्लड ग्रुप आ जाते हैं। लेकिन जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई एक ब्लड ग्रुप होगा ना उसमें से। तो उसमें मैक्सिमम अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील की बात करें तो 2 ही होंगे, इसमें 3 नहीं होंगे। तो ये ना हो कि किसी इंडिविजुअल की बात करें और आप 3 एलील पे टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप समझे कि शायद ब्लड ग्रुप की कोई मल्टीपल एलीलिक फिनोमेना है, तो हमने कहा है कि 3 एलील होते हैं उसके अंदर, लेकिन पॉपुलेशन वर्ड आएगा तो 3 होंगे। इंडिविजुअल में साफ-ज़ाहिर है, अगर एक इंडिविजुअल है उसका मैं कहता हूँ कि जी ब्लड ग्रुप है ए, तो ए अगर है तो वो ए में से कौन-सा ए है अब, या वो ये वाला ए होगा, ये भी ए है, या वो ये वाला ए होगा। इन दोनों में से कोई एक ही होगा ना, दोनों तो नहीं हो सकते। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें तो एक ही तरह के एलील हैं, यानी आई कैपिटल ए वाले। इस अगर उसका ये है इन केस, तो इसमें 2 तरह के एलील हैं। अब कोई भी इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप के अंदर 3 तरह के एलील नहीं हो सकते। मेरा ख्याल है कि आप ये बात समझ गए होंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ आपने याद रखना है। तो आरएच जो है उसके अंदर हमने यहाँ पे बात कर ली। अब आरएच पॉजिटिव और नेगेटिव हमने देख लिया है कि ये है। अब किसके अंदर एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिवेट हो सकती हैं? क्या पॉजिटिव में हो सकती हैं या नेगेटिव में हो सकती हैं? तो यहाँ बात याद रखनी है कि जो आरएच नेगेटिव होता है उसमें आप जानते हैं कि कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन उसके अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो सकती हैं। तो इसके अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। पॉजिटिव में एंटी आरएच एंटीबॉडीज नहीं होंगी, बल्कि किसके अंदर होंगी? नेगेटिव के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज होंगी, क्योंकि इसी को लेके हमने आगे एक छोटा सा इसकी एग्जांपल है वो डिस्कस करनी है, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो एक मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है, वो भी हम साथ देख लेते हैं। तो पॉइंट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसको हम मैटरनल फीटल आरएच इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। यानी मदर और फिटस के अंदर जो आरएच इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है। अब ये इनकम्पैटिबिलिटी किस तरह से आती है? इसमें होता यह है कि इफ आरएच पॉजिटिव मैन मैरिड टू आरएच नेगेटिव वुमेन एंड शी कंसीव्ड आरएच पॉजिटिव चाइल्ड। तो आप देखें, क्योंकि फिटस ने मदर की बॉडी में डेवलप होना है, तो मदर इज आरएच नेगेटिव, फिटस इज आरएच पॉजिटिव, और फादर साफ ज़ाहिर है वो आरएच पॉजिटिव है। तो अब मदर नेगेटिव चाइल्ड पॉजिटिव, और उनके दरमियान आप जानते हैं कि प्लेसेंटा बनता है जब फीटस डेवलप हो रहा होता है, तो उनके दरमियान इनकम्पैटिबिलिटी बन जाएगी, जिसकी वजह से फीटस के अंदर प्रॉब्लम आएगी। अब सवाल ये आता है कि इस तरह की कंडीशन का जो रिस्क कितना होता है? अब इसका रिस्क जो होगा वो डिपेंड करेगा कि जो उसका फादर है वो आर एच पॉजिटिव है, तो वो आर एच पॉजिटिव में उसकी जीनोटाइप क्या है, कौन सी जीनोटाइप है? क्योंकि अभी हमने ऊपर बात की है कि जब वो पॉजिटिव होगा तो उसकी जीनोटाइप की 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो अब हम देखेंगे। अब मदर नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए एक ही पॉजिटिव जो पॉसिबिलिटी है, पॉजिटिव के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब जो आर एच पॉजिटिव मैन है, अगर ये वाला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है वो, और मदर जो है वो नेगेटिव है, तो उसके लिए हम जीनोटाइप क्या यूज करेंगे? स्मॉल डी स्मॉल डी। अगर आप इसका क्रॉस करवाएंगे तो इसमें गैमेट कैपिटल डी वाले बने, यहाँ पर गैमेट स्मॉल डी वाले बने, तो यहाँ से आगे कैपिटल डी स्मॉल डी। तो कैपिटल डी स्मॉल डी जो होगा वो आर एच पॉजिटिव होगा, क्योंकि जीनोटाइप को बता चुका हूँ। तो इसका मतलब है कि अगर फादर ये वाला पॉजिटिव है, यानी होमोजाइगस पॉजिटिव है, तो जो रिस्क होगा वो 100% रिस्क है कि जो बच्चा होगा वो आर एच पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से इनकम्पैटिबिलिटी बन जाएगी। लेकिन अगर फादर जो है वो पॉजिटिव है हेटेरोजाइगस, कैपिटल डी स्मॉल डी, और मदर के लिए तो वही केस होगा, क्योंकि नेगेटिव की तो एक ही जीनोटाइप।
अब जो गैमेट बनेंगे वो कैपिटल डी वाले भी बनेंगे और स्मॉल डी वाले भी बनेंगे। यहाँ सारे के सारे इसी तरह के बनेंगे स्मॉल डी वाले। अब जब इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे बनेंगे कैपिटल डी स्मॉल डी, तो ये बन गया RH पॉजिटिव जीनोटाइप है ये, ठीक है। और जब इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो ये बन गया स्मॉल डी, तो ये RH नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव भी आ सकता है बच्चा, नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर जो रिस्क है, अगर फादर ये वाला पॉजिटिव है यानी कि वो हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है RH, तो उस दौरान रिस्क जो होगा वो कितना होगा, वो 50% रिस्क होगा। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी बनने का रिस्क जो होगा वो डिपेंड करेगा इस RH पॉजिटिव फादर पे, कि वो कौन से वाला पॉजिटिव। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब प्रॉब्लम किस तरह से आती है? अब इसमें प्रॉब्लम आती कैसे है क्या ये इनकम्पैटिबिलिटी? देखिए बच्चों, मदर और फिटस के दरमियान प्लेसेंटा होता है। ये मदर है, ये फिटस है, और इसके दरमियान आप जानते हैं कि प्लेसेंटा डेवलप होता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है। मदर इज़ RH नेगेटिव, फिटस जो डेवलप हो रहा है वो RH पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिटस अगर RH पॉजिटिव है तो इसमें RH एंटीजन प्रेज़ेंट है। ये चीज़ें नोट करते जाएँ। लेकिन मदर जो है इसके अंदर RH एंटीजन नहीं है। तो ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि अगर एंटीजन नहीं होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब होता ये है कि ये प्लेसेंटा है, यहाँ से ये जो RH एंटीजन होते हैं, ये यहाँ से इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर के ब्लड के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे वो मदर के अंदर आएँगे, तो मदर में उस तरह का एंटीजन नहीं है। तो मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनेंगी। तो अब मदर की बॉडी में क्या बनेगी? RH एंटीबॉडीज़ स्टिमुलेट हो जाएँगे। ये, और मैं आपको अभी ऊपर बता के आया हूँ कि एंटी-RH एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो नेगेटिव में स्टिमुलेट होंगी, पॉजिटिव में नहीं हो सकती। क्योंकि जिस तरह का एंटीजन अंदर आ रहा है, उस तरह का एंटीजन ऑलरेडी यहाँ नहीं है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट तो करेगी ना, तो एंटीबॉडीज़ बनेंगी। अब ये वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं, ये यहाँ से मदर के ब्लड से क्रॉस करके फीटस के अंदर जाएँगी। जैसे ही ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो फीटस के ब्लड के अंदर जाएँगी, तो वहाँ पर जाकर दैट स्टार्ट ब्रेकिंग द रेड ब्लड सेल, तो वहाँ पर वो रेड ब्लड सेल जो हैं, उनको ब्रेक करना शुरू कर देगी। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएँगे। इससे एक तो अनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अनीमिया का मतलब ये है कि जिससे खून की कमी हो जाती है। दूसरा, आप जानते हैं कि जब रेड ब्लड सेल की ब्रेकडाउन होती है, तो इससे केमिकल प्रोड्यूस होता है, दैट केमिकल इज़ कॉल्ड द बिलिरुबिन। तो अब बिलिरुबिन जो होगा ये भी ब्लड के अंदर, फीटस के ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी को मिलना है, तो इससे ब्रेन पे इफ़ेक्ट होगा। ब्रेन भी इससे इफ़ेक्ट होगा क्योंकि ब्रेन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसी तरह से जो स्किन है, और इसी तरह से जो आई होती हैं या आई के अंदर व्हाइट होता है, वो इसकी प्रेज़ेंस की वजह से स्किन जो है वो येलो होना शुरू हो जाएगी, पेल होना शुरू हो जाएगी। तो अगर उसकी बर्थ होती है, एक केस तो ये हो सकता है कि देयर मे बी द केस ऑफ अबॉर्शन, अबॉर्शन हो सकती है। लेकिन अगर उसकी बर्थ होती है, तो उसके रिज़ल्ट में उसके अंदर जो न्यूबॉर्न होगा, उसमें जॉन्डिस की कंडीशन डेवलप होगी, यरकान की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, एंड दैट इज़ ड्यू टू द बिलिरुबिन। और रेड ब्लड सेल ब्रेक कर रहे हैं, सर्कुलेशन में इम्मैच्योर रेड ब्लड सेल बढ़ना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि जब रेड ब्लड सेल तेज़ी से ब्रेक कर रहे हैं, तो बॉडी जो है वो रेड ब्लड सेल को पूरा करने के लिए इम्मैच्योर रेड ब्लड सेल सर्कुलेशन में ले आएगी, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम जो है डेवलप हो जाएगी। तो ये वाली जो कंडीशन है, इसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस। देखिए, जो वर्ड यूज़ हुआ ना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फटालिस, तो ये एरिथ्रोसाइट्स की ब्रेकडाउन, हीमोलाइसिस इसको हम कहते हैं, कि सिंपली जो रेड ब्लड सेल हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बच्चे के अंदर प्रॉब्लम बन जाएगी। अब इससे कैसे बच सकते हैं? इसका क्योर क्या है इन केस अगर इस तरह की कंडीशन डेवलप होगी? एक तो देखिए बच्चों, इसी तरह से बिफोर मैरिज जो कुछ टेस्ट होते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या ये जो पार्टनर्स हैं, ये कंपैटिबल हैं कि नहीं है? क्या ऐसा तो नहीं है वो इनकम्पैटिबल है, और उनके ब्लड ग्रुप जो है अगर उनकी टेस्टिंग हो जाए तो ये चीज़ पता लग सकती है कि अगले बच्चों के अंदर क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। लेकिन अगर इन केस जो है वो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस केस में इस मदर के अंदर जो है वो इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम दिया जाता है। ये अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर या राइट आफ्टर द बर्थ, ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सेकंड चाइल्ड में ये ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम आ सकती है।
तो जो इंजेक्शन ऑफ एंटी सीरम होता है, आप जानते हैं एंटी सीरम का मतलब ये है कि ये एक ऐसा सीरम होता है दैट कंटेन्स द एंटीबॉडीज़, जिनके अंदर पहले ही एंटीबॉडीज़ होती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ जो कि ऑलरेडी उसके अंदर स्टिम्युलेटेड फॉर्म में आरएच एंटीबॉडीज़ हैं, ये क्या करेंगी, जैसे हम इंजेक्ट करेंगे, ये जाकर जो फ़ीटस से आरएच एंटीजन आया है, तो वो उनको जाकर डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो जब वो आरएच एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देंगी, तो मदर की बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो स्टिमुलेट नहीं होंगी और ये वाली एंटीबॉडीज़ कंज़्यूम हो जाएँगी, तो इससे इसको क्योर किया जा सकता है। अच्छा बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे जीन लिंकेज की। छोटा-सा टॉपिक है एक, 1-2 सवाल भी इसमें मैं आपको कराऊँगा। जीन लिंकेज, इस पे बात करेंगे, और क्रॉसिंग ओवर पे हम बात करेंगे। कुछ पॉइंट है इसके अंदर जो कि आपने याद रखने हैं। बच्चों देखें, जीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर लिमिटेड है। जैसे अगर हम अपनी बॉडी में देखें, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स हैं। अब एक क्रोमोसोम पे, मैं यहाँ पे क्रोमोसोम बना लेता हूँ, लाइक ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम पे, जो कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसमें जो जीन्स होते हैं वो इस क्रोमोसोम में अलोंग द लेंथ जीन प्रेजेंट है। लाइक मैं कहता हूँ कि एक जीन ये प्रेजेंट है, यहाँ पे जीन बना देता हूँ। एक जीन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है। फिर जीन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर जीन जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, फिर जीन यहाँ पर, ऐसे करके जीन्स जो हैं वो पूरे क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब जितने भी जीन होते हैं किसी एक क्रोमोसोम के ऊपर, ये सारे के सारे जीन एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। मैं लिख देता हूँ, ऑल जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स होते हैं, दे आर लिंक्ड टू ईच अदर, वो सारे के सारे एक दूसरे लिंक्ड हैं, और लिंक करके वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो वो बना लेंगे एक लिंकेज ग्रुप। अब मैंने यहाँ पर एक होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया है, तो इस पे जितने भी जो जीन्स हैं वो एक लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। तो इसका मतलब है, अगर हम ह्यूमन्स के अंदर देखें, तो ह्यूमन्स में इस तरह के कितने क्रोमोसोम हैं आप जानते हैं, कि इस तरह के 23 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं। तो इट मीन्स के लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, और ह्यूमन्स में लिंकेज ग्रुप जो है वो भी 23 लिंकेज ग्रुप है। ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। अब जीन लिंकेज में एक चीज़ जो याद रखनी है आपने, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कैसे जीन जो एक दूसरे के करीब हैं एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, दे और टाइटली लिंक्ड, वो टाइटली लिंक्ड है, और वो जीन्स जो एक दूसरे से दूर हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, वो लूजली लिंक्ड होते हैं। 2 पॉइंट तो आपने याद रखने हैं। और आपको याद होगा कि जो जीन लिंकेज की हमने अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन, ये एक लिमिटेशन हमने पढ़ी थी, टू मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वहाँ पे भी हमने इस पे बात की थी कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड होते हैं। अब जो तो टाइटली लिंक्ड जीन है, ये तो कभी भी एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते। सो दे कैन नॉट असॉर्ट, वो कभी भी असॉर्ट नहीं करते, और आप जानते हैं कि ये जो जीन्स हैं दैट डू नॉट ओबे द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पहले भी इस पे बात की थी, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ को ओबे नहीं करते। लेकिन जो लूजली लिंक्ड जीन्स होते हैं, ये असॉर्ट हो सकते हैं, ये एक दूसरे से अलहदा हो सकते हैं। कैसे अलहदा हो सकते हैं? एक फिनोमिना है जो कि क्रॉसिंग ओवर है, ये इनको अलहदा कर सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर जब होगी, तो जीन जो है, 2 जीन अगर एक क्रोमोसोम प्रेज़ेंट है, वो एक-दूसरे से अलग हो जाएँगे, और जैसे ही अलग होंगे, तो इसका मतलब है दैट विल इंक्रीज़ द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देगा, और वो जो 2 जीन जो एक-दूसरे के साथ अटैच हैं टाइटली, वो कभी भी एक-दूसरे से अलग नहीं होंगे। इसका मतलब है कि उस केस में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो पॉइंट यहाँ याद रख लेना है कि जितना डिस्टेंस 2 जीन्स के दरमियान बढ़ता जाएगा, उतना ही रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। तो ये इसके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्योंकि जितना जीन एक दूसरे से दूर होगा, उतना उसमें दोनों के अलहदा होने का जीन का जो चांस है वो बढ़ जाएगा क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में। तो हमने यहाँ पे एक सवाल करना है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, तो आपने जो यहाँ हम आगे डिस्कस करेंगे उसको भी आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ इससे रिलेटेड, जो आपने याद रखने हैं।
वो ये है कि हम किस तरह से टेस्ट करते हैं कि जीन्स जो है इनके अंदर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो यहाँ पर जो क्रॉस किया जाता है, तो क्रॉस हम करते हैं बिटवीन हेटेरोज़ाइगस, और ये जो हेटेरोज़ाइगस होता है दैट इज़ फॉर द 2 जीन्स। तो क्योंकि 2 जीन्स के दरमियान ही हमने रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी देखनी है। हेटेरोज़ाइगस एंड होमोज़ाइगस डबल रिसेसिव, ये क्रॉस करवाया जाता है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को देखने के लिए। अब किस तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेटेरोज़ाइगस कैसे होगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी। देखें हेटेरोज़ाइगस है, 2 जीन है, और क्रॉस जो इनके दरमियान होगा वो होगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। ये होमोज़ाइगस डबल रिसेसिव, इसलिए स्मॉल के अंदर आप लिखेंगे। अब जब क्रॉस करवाते हैं तो इनके रिजल्ट्स जो आते हैं, तो उन रिजल्ट्स की बेस पर हम लिंकेज जो है वो शो करते हैं। अब रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं? फॉर एग्जांपल इसमें अगर रेशियोज़ आती हैं हमारे पास 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1, अगर इस तरह की रेशियो आती हैं, सो इट मीन्स कि हम ये कहते हैं कि देयर इज़ नो लिंकेज, कि इसमें कोई लिंकेज नहीं है। और अगर ये रेशियो जो है वो डेविएट करती हैं, और डेविएट किस तरह से करती हैं, हम ये कहते हैं उनके रिजल्ट के अंदर मोर पैरेंटल टाइप आए, अगर पैरेंटल टाइप ज़्यादा आए एंड लेस रिकॉम्बिनेंट टाइप, और रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो कम बने, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इनकम्प्लीट या पार्शियल लिंकेज है। और अगर वहाँ पर सिर्फ पैरेंटल टाइप आए, ओनली पैरेंटल टाइप, यानी जो पैरेंटल फिनोटाइप थी सिर्फ वही अगर शो हो और रिकॉम्बिनेंट टाइप शो ना हो, तो इसका मतलब है उन जीन्स के दरमियान, जो 2 जीन्स हमने टेस्ट किए, उसके दरमियान कंप्लीट लिंकेज है। तो ये आपने 2-3 पॉइंट्स में याद रखने हैं। अगर तो ये वाली रेशियो आ रही है, इट मीन्स देयर इज़ नो लिंकेज, लिंकेज नहीं है। अगर ज़्यादा पैरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन आए या परसेंटेज आए, लेस रिकॉम्बिनेंट टाइप, इनकम्प्लीट और पार्शियल, और अगर सिर्फ पैरेंटल टाइप आ रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कंप्लीट लिंकेज है। तो ये जो हमें यहाँ पर टेस्ट क्रॉस करवाया है, तो ये टेस्ट क्रॉस में जो एक्चुअल टेस्ट क्रॉस हुआ है, ये किसके दरमियान हुआ है? ये F1 और P1 के दरमियान हुआ है, और P1 के अंदर जो है वो होमोज़ाइगस डबल रिसेसिव है। F1 में आप जानते हैं हमेशा हेटेरोज़ाइगस ही होते हैं। तो एक तो ये चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है। अब जीन लिंकेज के अंदर यहाँ पर 2 मैं टाइप्स लिखूँगा, कि जब हम जीन लिंकेज को देखते हैं, तो जीन लिंकेज ऑटोसोमल भी हो सकता है। अगर वो ऑटोसोम क्रोमोसोम पर जीन है, तो ऑटोसोमल जीन लिंकेज है, और वो जीन लिंकेज है वो सेक्स क्रोमोसोमल जीन लिंकेज भी होता है। अब आप जानते हैं कि 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं। ऑटोसोम वो होते हैं जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो उन पर जो जीन्स लिंक्ड है वो ऑटोसोमल लिंकेज बनाएँगे, और सेक्स क्रोमोसोम वो होते हैं जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। जैसे मेल के अंदर XY, फीमेल के अंदर XX, तो उनके ऊपर जो जीन्स होंगे वो लिंकेज ग्रुप बनाएँगे, उसको हम सेक्स लिंकेजेस कहते हैं। आगे डिटेल में हमने इस पे बात भी करनी है। बहरहाल यहाँ मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि ऑटोसोमल जीन लिंकेज की और सेक्स लिंकेजेस की जो एग्ज़ाम्पल हैं। ऑटोसोमल में आप देखेंगे कि सिकल सेल एनीमिया, ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं। एल्बिनिज़्म एंड ल्यूकीमिया, जो कि ब्लड कैंसर को कहते हैं, ये सारे के सारे ऑटोसोमल लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो ये तीनों मिलकर क्रोमोसोम नंबर 11 पर वो एक लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो इसका मतलब है ये क्रोमोसोम नंबर 11 के साथ लिंक कर रहे हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर ऑटोसोमल है, क्योंकि 11 22 तक ऑटोसोमल होते हैं, तो ये लिंकेज ग्रुप बना रहे हैं। कुछ की एग्जांपल हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे। और अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस, ये भी हमने आगे डिटेल में पढ़नी है। इसी तरह से हीमोफीलिया एंड गाउट्स, तो ये भी, इनके जो जीन्स होते हैं ये भी लिंकेज बनाते हैं क्रोमोसोम नंबर 23 पे, क्योंकि आप जानते हैं कि 23rd जो क्रोमोसोम होता है ह्यूमंस के अंदर, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो वहां पर ये लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर नोट कर लेना है। और ह्यूमंस के अंदर कितने लिंकेज ग्रुप है? 23 लिंकेज ग्रुप है। 2 मैंने यहाँ आपको एग्जांपल दे दी। अच्छा, अब
क्रॉसिंग ओवर पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको आखिर में एक सवाल भी कराऊँगा, ताकि आपका फर्दर ये चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँ। क्रॉसिंग ओवर क्या है? दिस इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, उनके दरमियान जो एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल, जिससे जीन्स जो है वो क्रोमोसोम चेंज करते हैं, तो उसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स का क्या मतलब है? यहाँ पर क्रोमोसोम बना लेता हूँ, एक ये और ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनके अंदर रेप्लिका बन चुके हैं। अब इसके अंदर बच्चों देखें, ये वाले जो दोनों क्रोमाटिड हैं, इनको तो हम कहते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स, ये भी सिस्टर हैं और ये दोनों भी सिस्टर हैं। लेकिन अगर आप इनको देखते हैं तो ये है नॉन सिस्टर। तो अब जो एक्सचेंज होती है वो इनके दरमियान होती है। तो इसका कुछ पार्ट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, आप जानते हैं जीन, और इसका जो पार्ट है वो इधर आ जाएगा। ये एक इसमें याद रखना है, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर ये चेंजेस इसके अंदर आ जाएंगी। तो ये पार्ट इसके अंदर यहाँ पे आ गया, इसका पार्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से इसके दरमियान जो है वो एक्सचेंज हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर जो है, इसमें 2-3 चीज़ें जैसे मैंने कहा है। क्रॉसिंग ओवर दैट रिड्यूस द लिंकेज, ये लिंकेज को रिड्यूस करेगा। पॉइंट पहला ये आ गया। क्यों लिंकेज को रिड्यूस करेगा? क्योंकि इसने जीन्स को सेपरेट करना है। दैट इंक्रीज द रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, और ये रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इसको इंक्रीज करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में देयर इज इंक्रीज इन वेरिएशन। तो इसमें क्योंकि जब रिकॉम्बिनेंट बनेंगे तो साफ ज़ाहिर है उसमें वेरिएशन जो है वो भी इंक्रीज होंगी। तो क्रॉसिंग ओवर जीन लिंकेज को रिड्यूस कर देगा, रिकॉम्बिनेंट को इंक्रीज कर देगा। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने यहाँ पर याद रखना है। जो एक मैं रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन यहाँ आपको करवा रहा हूँ, लाइक एक एमसीक्यू हम यहाँ पे लिखते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 जीन्स हैं और वो 3 जीन्स कौन-कौन से हैं? वो जीन है ए, बी एंड सी। अब कुछ कंडीशंस आपको बता रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि ए और बी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो मैं कहता हूँ कि लाइक 28% है। बी और सी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो लाइक 20% है और ए और सी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, लाइक वो 8% है। तो आपने बताना क्या है? आपने सीक्वेंस ऑफ जीन बताना है ऑन क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम के ऊपर इन जीन का सीक्वेंस क्या होगा। आपके पास अल्फा ऑप्शन जो है वो है सीक्वेंस ए बी सी, बीटा ऑप्शन है सी ए बी, चार्ली ऑप्शन है बी सी ए और डेल्टा ऑप्शन है ऑल करेक्ट। अभी आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपने देखना है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को। अब मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी? मैंने कहा था कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि क्रोमोसोम पर जीन्स के दरमियान उतना डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जितनी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी, जीन्स के दरमियान डिस्टेंस उतना कम होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, वो किसके दरमियान है? ए और बी के दरमियान रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है आपने ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जिसमें ए और बी सबसे दूर होने चाहिए और ए और सी के दरमियान जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है और ए और सी जो है वो एक दूसरे के करीब होने चाहिए। तो यहाँ चारों ऑप्शन के अंदर आप देखें, पहली में देखते हैं तो आप देखें बच्चों, ए और सी जो है वो एक दूसरे से दूर है। तो मैंने बताया था कि ए और सी में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कम है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के करीब होने चाहिए। इसका मतलब है कि ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती। बीटा में आ जाए, ए और सी तो एक दूसरे के करीब हैं, लेकिन ए और बी भी एक दूसरे के करीब हैं। तो इसका मतलब है ए और बी में तो 28% है, तो ये तो एक दूसरे से दूर होने चाहिए। तो अब ये भी ऑप्शन इस वजह से करेक्ट नहीं है। तो चार्ली में देखें कि ए और सी एक दूसरे के करीब हैं, ओके हो गया, और बी और ए एक दूसरे से दूर है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो गए, जिसकी वजह से इसमें ये वाला जो है वो आंसर करेक्ट है। तो बच्चों ये तो मैंने बताया 3 जीन। सम टाइम ऐसा होता है कि 4-5 जीन वो बता देता है। तो अब उसके अंदर सबके दरमियान बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ आपको बताता है, तो उसमें एक ही की पॉइंट है जो आपने नोट करना है कि आपने सबसे पहले तो देखना है कि सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कौन से 2 जीन के दरमियान है। तो जिनके दरमियान सबसे ज़्यादा होगी, तो वो सबसे दूर वो होंगे।
तो आपने ऑप्शन में देख लेना है कि किसके अंदर सबसे दूर वो है, तो वो ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। लेकिन उसको डबल कन्फर्म करने के लिए आपने क्या करना है, फिर आपने जिसमें सबसे कम होगी वो भी देखना है कि क्या वो उसके अंदर सबसे करीब हैं, एक-दूसरे के करीब हैं, तो अगर वो भी उसमें करीब है तो इसका मतलब आंसर वही है। क्योंकि जब बहुत सारे जीन बताएगा तो आपको फिर हर एक के साथ अगर एक के साथ रिलेट करना शुरू कर दें तो ऐसे हम उसको नहीं ढूँढ सकते। तो 2 ही चीज़ें आपने देखनी है, सबसे दूर कौन से हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, जो सबसे करीब होंगे उनमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो इस तरह से आप उसको एनालाइज़ कर देंगे, क्वेश्चन जो है वो मेरी बुक के अंदर मैंने दिए हुए हैं काफ़ी सारे इससे रिलेटेड, तो आपने जब प्रैक्टिस कर लेनी है तो इंशाल्लाह ताला आपके इस तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएँगे। तो बच्चों ये इसके अंदर जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर था। ये हमारा सेकंड लेक्चर था जेनेटिक्स पे, पहला लेक्चर भी इससे पहले हो चुका है और क्योंकि एक बड़ा यूनिट है, तो एक थर्ड लेक्चर पार्ट सी जो कि आखिरी पार्ट होगा, वो इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम कंडक्ट करेंगे जिसके अंदर स्पेशली जो लिंकेज है, जिसमें ड्रोसोफिला के अंदर लिंकेजेस, ह्यूमन्स के अंदर लिंकेजेस और कुछ डिसऑर्डर्स जो हैं इंशाल्लाह उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपने ये टॉपिक प्रिपेयर्ड कर लेने हैं और इसको यहीं से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।